रुक जाओ राक्षस, तुम किसके बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हो? तुम राक्षस हो और एक साधारण स्त्री के रूप में भाग रही हो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है कोई आ रहा है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो इसे लगेगा कि मैं ही औरत की हत्या कर दी। ये अभी भी सोच रही होती है, रानी तो राजा की पत्नी है, उन्होंने राजा की हत्या करने के लिए तलवार क्यों दी? रानी मुझसे नफरत करती है पर उन्होंने राजा को मारने के लिए मुझे तलवार क्यों दी? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये जानने के लिए मुझे महारानी पर नजर रखनी चाहिए। क्या महारानी का भी उस राक्षस से कोई बहुत समय पहले की बात है। अर्नवपुर नाम का एक सुंदर गांव था जहां जीवन शांत और सरल था। गांव में करण नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। कुछ महीने पहले उनके घर में एक नन्ही परी, उनकी बेटी ने जन्म लिया था, जिसे लेकर निशा और करण दोनों काफी खुश थे। उनकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भरी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन सुबह करण जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। निशा, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। लकड़ियाँ काट कर शाम तक लौटूंगा। तुम मेरी चिंता मत करना। अपना और हमारी प्यारी बेटी का ध्यान रखना। निशा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। देखो जी, आप ज्यादा समय तक घर से बाहर मत रहा करो। आपको तो पता है ना, गांव में आजकल कैसी कैसी बातें चल रही है। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लगने लगता है। सुना है जंगल में कोई भयानक राक्षस घूम रहा है। करण ने उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि उसके मन में भी एक हल्का सा डर था। अरे तो क्या करूं? डर के मारे सारे काम धंधा छोड़कर घर बैठ जाऊं? तुम ही बताओ। अब हमारे ऊपर एक बच्ची की जिम्मेदारी है। मैं इस तरह से डर कर घर में बैठ जाऊं तो हमारा काम कैसे चलेगा? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। करण निशा को समझा बुझाकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वो दिन भर सूखी लकड़ियाँ काटता रहा। मेहनत करते करते शाम हो गई, सूरज ढलने लगा और जंगल में घना अंधेरा छाने लगा। अरे इतना घना अंधेरा हो गया है और पता भी नहीं चला कि निशा घर में डर के मारे परेशान हो रही होगी। आज तो उसकी डांट से ही पेट भरना पड़ेगा। चल बेटा करण, जल्दी से घर की ओर चल। करण घर की तरफ लौटने लगा। अंधेरा इतना बढ़ गया कि पेड़ों की छायाएं भी डरावनी लग रही थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिरते गिरते बचा। ओहो, एक तो इतना घना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं देता, और यह मेरा पैर पता नहीं किस चीज से टकरा गया। करण ने ध्यान से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल उसका पैर जिस चीज से टकराया था वो कोई स्त्री थी। पास जाकर देखा तो वो उसकी अपनी पत्नी निशा थी। निशा, अरे ओ निशा, अरे मैंने तुझसे कहा था ना, तू घर से बाहर मत निकलना। देख तुझे क्या हो गया है। अरे तेरे माथे से इतना खून बह रहा है। तेरा यह हाल किसने किया निशा? करण रोने लगा, लेकिन निशा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसके बगल में उसकी नन्ही बच्ची पड़ी थी। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया था। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हाय, मेरी पत्नी का यह हाल किसने किया? मैं अब इस छोटी सी बच्ची को कैसे पालूंगा? हाय, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? न जाने किसने मेरी पत्नी की हत्या कर दी। क्या ये उस राक्षस का काम था? तभी करण की नजर पास में पड़ी एक चमकदार अंगूठी पर पड़ी, जो देखने में बहुत कीमती और शाही लग रही थी। वो अंगूठी किसी राजा महाराजा की लगती थी। करण समझ गया निशा की हत्या किसने की है। ये राक्षस का काम नहीं था। उसने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और सीधे महाराज विक्रम के राज दरबार में पहुंच गया। महाराज, मेरी पत्नी की हत्या हो गई है। महाराज, मेरी नन्ही सी बच्ची अनाथ हो गई है। मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे न्याय चाहिए। महाराज विक्रम, जो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे, सिंहासन से उठे। शांत हो जाओ। मुझे पूरी बात बताओ। तुम्हारे साथ क्या हुआ है और क्या किसने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है? क्या तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? मैं प्रमाण लेके आया हूँ महाराज। जिसने मेरी पत्नी की हत्या की है उसकी अंगूठी मेरे पास है, जो मुझे मेरी पत्नी के पास पड़ी हुई मिली। अंगूठी हमें दिखाओ, हम पता लगा लेंगे कि यह अंगूठी किसकी है और तुम्हारी पत्नी की हत्या किसने की है। करण ने
वो अंगूठी मंत्री विजय को दे दी। मंत्री ने जैसे ही अंगूठी देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत करण पर चिल्लाने लगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यह अंगूठी राजा की है। तुम कहना क्या चाहते हो कि राजा ने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है? मूर्ख! हाँ, ये अंगूठी महाराज की है और महाराज ही हमारे हत्यारे हैं। देखो, उनके हाथ में अंगूठी नहीं है। उसने मेरी पत्नी की हत्या की है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। राजा अपने हाथ की तरफ देखते हैं और अपना हाथ छुपा लेते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। राजा मंत्री को इशारा करते हैं। उसके बाद सैनिक करण के हाथ से बच्ची को छीन लेते हैं और उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। यह आदमी अपनी पत्नी की मृत्यु के गहरे सदमे में है। मैं चला गया था, इस कारण यह किसी को भी हत्यारा बना रहा है, लेकिन अब सब ठीक है। तभी दरबार में बैठे साधु ने हस्तक्षेप किया। लेकिन महाराज, आपकी यह अंगूठी इस गरीब के पास कैसे आई? क्या आप कल रात को कहीं बाहर गए थे? मंत्री विजय तुरंत साधु की बात काटता है। नहीं नहीं साधु महाराज, दरअसल यह अंगूठी कुछ दिनों पहले महाराज के हाथों से खो गई थी। इस कारण से हो सकता है कि यह किसी को मिल गया हो और यह जानबूझकर महाराज का आरोप लगाना चाहता हो। महामंत्री, मुझे वो अंगूठी दिखाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। एक गरीब आदमी महाराज पर आरोप क्यों लगाएगा? साधु मंत्री के हाथ से वो अंगूठी ले लेते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। महाराज, यह तो वही अंगूठी है जिसे मैंने आपको दिया था ताकि जादूगरनी से आपकी सुरक्षा हो सके। फिर आपने इसे खो कैसे दिया? महाराज विक्रम का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्षमा करें कुलगुरु, मुझसे भूल हो गई। आज के बाद यह अंगूठी हमेशा मेरे साथ रहेगी। महाराज, मैं समझ सकता हूँ यह आदमी पागल हो गया था, लेकिन अब इसकी छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि इसकी माँ की हत्या पहले ही हो चुकी है और पिता जेल में है। आप इस बच्ची को गोद ले लीजिए, यह आपका कर्तव्य है। राजा ने खुद को महान दिखाने के लिए करण की बेटी को गोद में ले लिया और उसे राजकुमारी बना दिया। राजा ने उसका नाम राजकुमारी संजना रखा। समय के साथ राजा ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो उसे बहुत प्रेम करते थे, शायद अपने मन का बोझ कम करने के लिए। कई साल बीत गए। राजकुमारी संजना बड़ी हो गई। वो एक खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी, लेकिन उसे रात में अक्सर बुरे सपने आते थे। दासी, राजकुमारी कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। वो अपने कमरे में तो है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हमारी राजकुमारी बिल्कुल ठीक है महाराज, आप उनसे मिल सकते हैं। वो भी आपसे मिलना चाहती थी और आपको याद ही कर रही थी। राजा राजकुमारी के कमरे में पहुँचे, जहाँ वो बिल्कुल डर कर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा समझ गए राजकुमारी क्यों परेशान है। बेटी बेटी, नगर के बड़े बड़े वैद्य भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर तुम्हें क्या बीमारी है। तुम मुझे बताती क्यों नहीं? आखिर सपने में तुम्हें क्या दिखाई देता है? पिताजी, बस सपना बहुत भयानक होता है, जिसके बाद मैं बहुत डर जाती हूँ। कभी मुझे जंगल का घना अंधेरा दिखाई देता है, तो कभी कारावास की दीवारें, कभी कभी एक भयानक राक्षस जैसा साया भी दिखता है। बेटी, कभी कभी पुनर्जन्मों की कुछ यादें हमारे दिमाग में होती है, जो सपनों के रूप में हमारे सामने आती है। तुम चिंता मत करो, तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगी। यह राक्षस वाली बात बस तुम्हारा डर है। क्या मैं एक बार अपने राज्य का कारावास देख सकती हूँ? शायद उसके बाद मुझे डरावने सपने आना बंद हो जाए। नहीं नहीं राजकुमारी, कारावास में स्त्रियों का जाना उचित नहीं होता। वहाँ पर कुछ खूंखार अपराधी होते हैं। उनमें से किसी ने आपको नुकसान पहुँचा दिया तो मैं क्या करूँगा? राजकुमारी कारावास जाने की जिद करती है, जिसके बाद राजा को आज्ञा देनी पड़ती है। राजकुमारी कुछ दासियों के साथ खाने पीने की वस्तुएं लेकर कारावास पहुंचती है। दासी, सारे फल और खाने पीने की वस्तुएं सभी कैदियों में बांट दो।
राजकुमारी आगे बढ़ती है तो देखती है एक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। देखने से ऐसे लगता है जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो करण था। राजा हत्यारा है। उसने मेरा परिवार खत्म कर दिया, मेरी पत्नी को मार दिया और मेरी छोटी सी बेटी उसे भी उसने छीन लिया। राजा हत्यारा है। राजा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। वह राक्षस नहीं, राजा ही हत्यारा है। ये कौन है सैनिक, और ये इस प्रकार पिताजी को हत्यारा क्यों कह रहा है? बताओ, ये किस अपराध में कारावास में बंद है? राजकुमारी, हमें आपको कुछ भी बताने से मना किया गया है। महारानी ने कहा है कि अगर राजकुमारी कोई प्रश्न पूछे तो उसे उत्तर मत देना। राजकुमारी समझ नहीं पाती आखिर इस अपराधी के बारे में जानने से मना क्यों किया गया है। वो महारानी के कमरे में जाती है जहाँ वो छुपकर रानी और दासी की बातें सुनती है। जिस दिन राजकुमारी को उसकी असलियत का पता चलेगा वो कौन है, उस दिन उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है दासी। महारानी, मैंने सुना है राजकुमारी कारावास गई है। इतना ही नहीं, वो तो उस किसान के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन भला हो सैनिक ने उसे कुछ नहीं बताया। राजकुमारी को कुछ भी बताने के लिए ये सही समय नहीं है। मैं उसे समय आने पर सच बताऊंगी, ताकि मैंने जैसा सोचा है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो। राजकुमारी के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। यहाँ पर जरूर कोई न कोई ऐसा रहस्य है जो मुझसे छिपाया हुआ है। महाराज तो मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन आज तक कभी महारानी से मुझे माता का प्रेम नहीं मिला। आखिर क्यों? महारानी ने सैनिक को मुझे कुछ बताने से मना क्यों किया था? और वो आदमी मेरे पिता को हत्यारा क्यों कह रहा था? क्या मेरा जन्म और मेरी माँ की मौत का संबंध उस राक्षस से है या इस राज परिवार से? आखिरकार राजकुमारी एक योजना बनाती है। एक दिन वो अपनी दासी के कपड़े पहन लेती है। मैं जब तक लौट कर नहीं आती तब तक तुम यहाँ राजकुमारी के रूप में रहो। ध्यान रहे कोई तुम्हारा चेहरा न देख पाए। मैं जल्द ही लौट आऊंगी। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो निश्चित ही मुझे फांसी की सजा होगी। राजकुमारी, आप ऐसा कार्य मत कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। बस थोड़ी देर के लिए तुम अभिनय करो, मैं जल्दी आऊंगी। राजकुमारी दासी का रूप धारण करके कारावास पहुंचती है, जहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप बैठा होता है। तुम कौन हो बाबा, और तुमने महाराज को हत्यारा क्यों कहा? मुझे सच बताओ, मुझे रहस्य जानना है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो और इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तुम्हें भी लोगों की तरह विश्वास नहीं होगा कि महाराज हत्यारा है। मैं राजा की बेटी हूँ संजना। मैं इस नगर की राजकुमारी हूँ। तुम चिंता मत करो बाबा, मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लूंगी। उस रात मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काट कर मैं जब घर लौट रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी मृत्यु पत्नी मिली। मेरी छोटी सी नन्ही बिटिया वहाँ पड़ी हुई थी और उसके पास एक नगीने से जुड़ी हुई अंगूठी थी। जानती हो वो अंगूठी किसकी थी? वो अंगूठी राजा की अंगूठी थी। राजा की? हाँ, मैंने भी देखा है। महाराज एक नगीनी से जुड़ी हुई अंगूठी पहनते हैं। वो कभी उस अंगूठी को स्वयं से दूर नहीं करते। मैं जब वो अंगूठी लेकर अपनी नन्ही बिटिया को लेकर राजा दरबार में न्याय मांगने आया तब उन्होंने मुझसे अंगूठी छीन ली और मेरी बिटिया को छीन लिया। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मान सकती कि महाराज ऐसा कर सकते हैं। राजा हत्यारा है। उसने मेरी पत्नी की भी हत्या कर दी और वहां से भाग निकला। जब मैं वहां सबूत लेकर राज दरबार में पहुंचा तब उसने मुझे पागल बोलकर जेल में बंद कर दिया और मेरी छोटी सी बेटी भी थी। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ बाबा? आपकी बेटी कहाँ है? और महाराज भला किसी की हत्या क्यों करेंगे? महाराज ने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया। सैनिक कहते हैं कि मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और राजकुमारी बन चुकी है। क्या तुम ही मेरी बेटी हो? क्या तुम ही मेरी बेटी हो? ये सुनकर राजकुमारी के होश उड़ जाते हैं। राजकुमारी को अपने अस्तित्व पर गहरा प्रश्न चिन्ह दिखाई देता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राजकुमारी वहाँ से भागकर अपने महल में चली जाती है।
मैं राजा की इकलौती संतान हूँ। इसका मतलब वो बूढ़ा व्यक्ति सच बोल रहा था। वो मेरा असली पिता है और मेरी असली माता को राजा ने मार दिया। ये कैसे हो सकता है? राजकुमारी रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिर अब वो क्या करे। तभी रानी उसके कमरे में आती है। तुम इस प्रकार रो रही हो? मैंने सुना है तुम कारावास गई थी। लगता है तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व का पता चल गया है। जो महाराज तुम्हारा नाम लेते नहीं थकते वो असल में हत्यारे हैं। नहीं, ये सच नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं। महाराज तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, भला वो किसी के हत्यारे कैसे हो सकते हैं? ये सच है राजकुमारी। महाराज ने तुम्हारी माता की हत्या कर दी और तुम्हारे पिता को जेल में कैद कर दिया। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया। क्या तुम बदला नहीं लेना चाहोगी? राजकुमारी समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। रानी उसे राजा के खिलाफ भड़का देती है। राजकुमारी राजा से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। मैं अपने असली पिता को वापस लेकर आऊंगी। अपनी माँ की हत्या का बदला लूंगी। जिसने भी मेरे परिवार को खत्म किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। रानी राजकुमारी को एक छोटी सी तलवार देती है और उसे राजा की हत्या करने को कह देती है। राजकुमारी पूरी तरह से राजा की हत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन राजा अपने कमरे में सो रहे होते हैं। आज मैं अपने परिवार की हत्या का बदला लेकर रहूंगी। आप इसीलिए बच गए क्योंकि आप महाराज थे और आपने उस गरीब किसान को पागल कह के उसे जेल में बंद कर दिया। इतना कहकर राजकुमारी महाराज के ऊपर तलवार चलाने लगती है, लेकिन तभी महाराज की आंख खुल जाती है और वो खड़े हो जाते हैं। तुम यह क्या कर रही हो राजकुमारी? पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरी हत्या करना चाहती हो? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं तो अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम करता हूँ। प्राणों से बढ़कर प्रेम? तो फिर आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी संतान नहीं हूँ? मैं एक गरीब किसान की संतान हूँ और एक बिन माँ की बेटी हूँ जिसकी हत्या का पाप आपके सर पर है। नहीं नहीं राजकुमारी, मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैं सच बोल रहा हूँ। आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ उस रात क्या हुआ था। कहो मंत्री, क्या खबर है? नगर में सब कुछ ठीक तो है? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? कुछ ठीक नहीं है महाराज। हमारे नगर पर एक खतरनाक राक्षस का साया पड़ चुका है। वह लोगों के छोटे छोटे बच्चों को लेकर गायब हो जाता है। वह हर पूर्णिमा की रात को आता है और लोगों को डराता है। सुना है वह किसी भी स्त्री का रूप ले सकता है और उसके पास कुछ जादुई शक्तियां भी है। हमें अभी ही उस दुष्ट राक्षस को खत्म करना होगा। हमारी तलवार लेकर आओ मंत्री, आज मैं उस राक्षस को खत्म कर दूंगा। महाराज, राक्षस बहुत खतरनाक है। कृपया करके आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। राजा मंत्री की बात नहीं मानते और वो अकेले ही तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें निशा अपनी बेटी के साथ जाते हुए दिखाई देती है। राजा को लगा ये निशा नहीं बल्कि वही राक्षस है जिसने एक स्त्री का रूप ले लिया है। रुक जाओ राक्षस, तुम किसके बच्चे को अपने साथ लेकर जा रही हो? तुम राक्षस हो और एक साधारण स्त्री के रूप में भाग रही हो ताकि तुम्हें कोई पहचान न पाए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजा निशा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले दुष्ट राक्षस आ जाता है। वो निशा को खत्म कर देता है। रुक राक्षस, रुक जा, उसे मत मार। उसकी बेटी अनाथ हो जाएगी। अरे उसे मत मार, रुक जा। राक्षस राजा की बात नहीं सुनता और वो निशा को अपनी शक्तियों से खत्म कर देता है। वो छोटी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी महाराज अपने हाथ की अंगूठी निकालकर बच्ची के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे राक्षस उससे दूर हो जाता है। यह जादुई अंगूठी है। उसके राते इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अंगूठी के प्रभाव को देखकर राक्षस समझ जाता है वो छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगा। तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उधर राजा को किसी की आने की हलचल सुनाई देती है। लगता है कोई आ रहा है। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो इसे लगेगा कि मैं ही औरत की हत्या कर दी। राजा वहाँ से भागकर अपने महल आ जाता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता।
मेरा इतना ही दोष था कि मैं बहुत डर गया था। मैं स्वयं हत्यारा न बन पाऊं, इसलिए वहां से भाग गया था। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था बेटी, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूँ, वह राक्षस ही हत्यारा है। फिर आपने किसान को जेल में क्यों बंद करवा दिया? आप उन्हें सच्चाई बता सकते थे। वो आपको अभी तक हत्यारा समझते हैं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं एक राजा हूँ, मुझ पर प्रजा और मंत्रिमंडल का दबाव रहता है। कई बार मुझे उसके लिए भी निर्णय लेने पड़ते हैं। यह सब एक भयानक रहस्य था जिसे मैं किसी के सामने लाना नहीं चाहता था। मुझे लगा था कि अगर मैं बताया कि राक्षस ने तुम्हारी माँ को मारा तो प्रजा में भय फैल जाएगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा और आपके बरसों के दिए गए प्रेम को भूल गई। मैं कैसे भूल गई कि आपने मुझे महारानी की नफरत से बचा के रखा और कितने प्रेम से पाला। महारानी तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। तुमने मुझे पिता बनाया, फिर न जाने महारानी को तुमसे प्रेम कैसे नहीं हुआ। पिताजी, मेरी माँ की हत्या उस दुष्ट राक्षस ने की है। मैं उसे अपने हाथों से दंड देना चाहती हूँ। महाराज वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमारी अभी भी सोच रही होती है, रानी तो राजा की पत्नी है, उन्होंने राजा की हत्या करने के लिए तलवार क्यों दी? रानी मुझसे नफरत करती है, पर उन्होंने राजा को मारने के लिए मुझे तलवार क्यों दी? आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये जानने के लिए मुझे महारानी पर नजर रखनी चाहिए। क्या महारानी का भी उस राक्षस से कोई संबंध है? आखिरकार राजकुमारी संजना महारानी पर नजर रखने लगती है। एक दिन रात का समय होता है, तब राजकुमारी देखती है महारानी कहीं पर जा रही है। महारानी इतनी रात को कहाँ जा रही है, वो भी अकेले, बिना किसी को बताए? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। राजकुमारी रानी का पीछा करती है। राजकुमारी ने देखा रानी एक गुफा के सामने जाकर रुक गई। उसने अपना रूप बदल लिया और अब वो एक भयानक राक्षस बन गई। ये वही राक्षस था जो उसके सपनों में आता था। क्या रानी एक राक्षस है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी सालों से महल में है और किसी ने देखा नहीं कि वो एक राक्षस है। मुझे महाराज को अभी बताना होगा। राजकुमारी वहाँ से महल लौट आई और महाराज के पास जाती है ताकि वो उन्हें सच्चाई बता सके। महाराज, महारानी ही असली राक्षस है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें राक्षस का रूप लेते हुए देखा है। वो वर्षों से आपको धोखा दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माना कि वह तुमसे प्रेम नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह राक्षस है। वह मेरी पत्नी है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, आप मेरे साथ चलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि महारानी ही राक्षस है। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु याद रहे, अगर तुम्हारा संदेश असत्य हुआ तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। रात्रि का समय होता है। राजकुमारी महाराज को लेकर जंगल की ओर जाती है, जहाँ राजकुमारी और राजा एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। राजा और राजकुमारी देखते हैं, थोड़ी देर बाद महारानी वहाँ पर आ गई और एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गई। देखा महाराज, राक्षस रानी के रूप में हमारे महल में रह रही थी। ये सब कुछ बर्बाद कर देगा महाराज। तभी राजा और राजकुमारी की नजर उस स्त्री पर पड़ती है जो हूबहू रानी की तरह दिखती है और एक रस्सी से बंधी हुई है। वो असली महारानी थी। मुझे यहाँ से जाने दो। वर्षों तक तुमने यहाँ पर कैद रखा। आखिर मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरा सपना है कि एक दिन मैं उस सिंहासन पर बैठूं जिस पर राजा बैठता है। एक दिन मैं उस सिंहासन को प्राप्त करके रहूंगा। मैं अपूर्णपुर पर राज करूंगा। राजा आश्चर्य से भर जाता है। राजा और राजकुमारी संजना दोनों देखते हैं। दरअसल राक्षस ने असली महारानी को कैद कर लिया है और स्वयं महारानी बनकर महल में रहता है ताकि राजगद्दी प्राप्त कर सके। हमें हर हाल में रानी को बचाना होगा और इस राक्षस को समाप्त करने का रास्ता ढूंढना होगा। हाँ महाराज, इसी ने आपकी हत्या करने की पूरी योजनाएं बनाई है। इसी ने मेरी माँ को भी मारा था। महाराज, हमें इसे हर हाल में खत्म करना होगा। राजा और राजकुमारी दोनों साधु महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं।
महाराज, उस राक्षस को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। वह राक्षस मनचाहा रूप ले सकता है और उसकी शक्तियां असीमित हैं। उसके प्राण एक गुप्त दिए में छिपे हैं जो एक रहस्यमयी गुफा में जलता है। जब तक वह दिया जलता रहेगा, राक्षस अमर रहेगा। साधु महात्मा राजा और राजकुमारी को योजना बताते हैं कैसे राक्षस को खत्म किया जा सकता है। राजा और राजकुमारी संजना साधु महात्मा का सुझाव मानते हैं। वो दोनों महल लौट आते हैं। अरे महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठिए। मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं माता पिता होने के नाते हमें उसके विषय पर सोचना चाहिए। महाराज, ये लड़की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसे लेकर आए थे, इसलिए आप ही उसके भविष्य के बारे में सोचे और फैसला ले। मैं नहीं जानती वो क्या करेगी। मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, इसीलिए मुझे जाना है। राजा रानी को अपनी बातों में फंसाए रखते हैं। रानी उस दिन महल से नहीं निकल पाती। इधर राजकुमारी छुपते हुए उस गुफा में जाती है और असली महारानी कैद होती है। तुम कौन हो लड़की? तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? तुम यहाँ से चली जाओ, वो दुष्ट राक्षस आता ही होगा। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। महारानी, मैं आपको बचाने आई हूँ। आज के बाद आप कैद नहीं रहेंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं महल से आई हूँ। क्या सचमुच तुम मेरी जान बचाने आई हो? उस दुष्ट राक्षस ने मुझे यहाँ वर्षों से कैद करके रखा है और स्वयं महल में जाकर रानी बनकर रह रहा है। महाराज ठीक तो हैं? उसने उन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? महाराज बिल्कुल ठीक है महारानी। चलिए, मैं आपकी रस्सियाँ खोल देती हूँ, फिर हम आपको यहाँ से बचा कर ले जाएंगे। मेरी रस्सी खोलने से पहले तुम्हें राक्षस की शक्ति को कम करना होगा। इस गुफा के अंदर एक रहस्यमय दिया जल रहा है। वो कभी नहीं बुझता, हमेशा जलता ही रहता है। अगर तुम उस दिए को बुझा दो तो राक्षस की शक्तियाँ कम हो जाएगी और वो कमजोर पड़ जाएगा। रानी की बात मानते हुए राजकुमारी गुफा के अंदर जाती है। पहले उसे कोई रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तब उसे एक छोटा सा रहस्यमयी दिया दिखाई देता है, जिसकी लौ धीमी लेकिन स्थिर थी। लगता है यही वो दिया है। मुझे इसे बुझा देना चाहिए, जिससे राक्षस की शक्ति कम हो जाएगी। राजकुमारी जैसे ही दिए को बुझाती है, गुफा के बाहर एक भयानक चीख सुनाई देती है। राक्षस दर्द से करा रहा था और उसकी शक्तियाँ कम हो रही थी। राक्षस गुफा के पास आ जाता है। कौन है जिसने मेरी शक्तियों को कम करने की कोशिश की? मैं आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा अंत हो चुका है दुष्ट राजकुमारी। आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। अब तुम नहीं बच सकती। राजकुमारी जल्दी से दिया बुझाकर बाहर आती है। तभी देखती है राक्षस वहाँ पर आ चुका है अपने भयानक रूप में। यही समय है, अब इसकी शक्तियाँ खत्म हो रही है। मुझे इस पर अभी वार करना चाहिए। राजकुमारी तलवार उठाती है और राक्षस पर हमला कर देती है। राक्षस कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली था। राजकुमारी और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। तलवार की चमक और राक्षस की गर्जना से पूरा जंगल गूंज उठा। राजकुमारी ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल से लड़ाई लड़ी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की एक सटीक वार से राक्षस की मृत्यु हो जाती है और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तभी वहाँ पर राजा, साधु, महात्मा और मंत्री के साथ आ जाते हैं। उन्होंने दूर से ही युद्ध का परिणाम देख लिया था। मुझे अपनी बहादुर बेटी पर पूरा विश्वास था कि तुम अवश्य ही इस युद्ध की विजय होगी। बस आपका आशीर्वाद है पिताजी। यदि आपने मुझे शिक्षा न दी होती तो इस राक्षस से कभी नहीं जीतती मैं, और मेरे परिवार का बदला कभी पूरा न हो पाता। रानी को छुड़ा लिया जाता है। असली महारानी अपनी बेटी और पति को देखकर भावुक हो जाती है। राजा, राजकुमारी और अन्य सभी के साथ महल लौट आते। वो करण को भी जेल से आजाद कर देते हैं। करण अपनी बेटी और राजा को देखकर हैरान था। राजा ने करण को सारी सच्चाई बताई। करण को अपनी बेटी के रूप में राजकुमारी संजना को देखकर गर्व हुआ। राजा राजकुमारी संजना को राज्य का कार्यभार सौंप देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद राजकुमारी संजना आप प्रजा और जनता का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगी। इसलिए आज से प्रजा की सुरक्षा और राज्य का सारा काम राजकुमारी संजना देखेगी। राजकुमारी संजना की ताजपोशी की जाती है और वो नगर की नई रानी बन जाती है। वो एक दयालु रानी होती है और प्रजा की बहुत ध्यान रखती है। लेकिन राजकुमारी की ताजपोशी से उनका मंत्री राम खुश नहीं था।
महाराज ने यह बहुत गलत किया। अरे मैंने जीवन भर उनकी सेवा की और अंत में उन्होंने एक स्त्री को मेरा राजा बना दिया। यह बहुत गलत हुआ। सचमुच मंत्री जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब हमें एक स्त्री की जी हजूरी करनी होगी। अरे राजा का पुत्र नहीं था तो राजकुमारी का विवाह करा देते, कम से कम हमें एक अच्छा राजा तो मिलता। अरे स्त्रियों के बस में कहाँ है यह शासन और राजकाज। मंत्री को राजकुमारी संजना बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने राजकुमारी को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई। दोनों मंत्री जंगल की ओर जाते हैं जहाँ पर राक्षस की जली हुई राख पड़ी होती है। हमें राक्षस को जगाना होगा और इसके लिए उस बुझे हुए दिए को जलाने की जरूरत होगी। सुना है राक्षस मरा नहीं, सिर्फ सोया है। दोनों गुफा के अंदर जाते हैं और जिस दिए को राजकुमारी ने बुझाया था वो उसे फिर से जला देते हैं। राक्षस की शक्तियाँ फिर से एकत्रित हो जाती है। वो जीवित हो जाता है, लेकिन इस बार एक विशाल और भयानक काले भेड़िए के रूप में। दोनों मंत्री गुफा से बाहर आते हैं और भेड़ियों को देखकर डर जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं वही राक्षस हूँ। वह दुष्ट राजकुमारी ने मेरी शक्तियाँ छीनकर मुझे समाप्त कर दिया, लेकिन अब सत्ता पलट चुकी है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ राक्षस, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप कैसे भी करके राजकुमारी को खत्म कर दें ताकि हमारा रास्ता साफ हो सके। इसके लिए आपको कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। भेड़िए के रूप में राक्षस दोनों मंत्रियों को अपनी योजना बताता है कि वो कैसे राजकुमारी को कुछ ही समय में खत्म कर देगा। मंत्री राज दरबार में भागते हुए जाते हैं। राजकुमारी जी, जल्दी चलिए। जंगल में एक भेड़िए ने भयानक हमला कर दिया है। गांव वालों को आपकी मदद की जरूरत है। चिंता मत करो मंत्री, मैं अभी सैनिकों की एक टुकड़ी गांव में भेजती हूँ। भेड़िया हमारी प्रजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ महारानी, अब तो प्रजा की सुरक्षा सैनिकों के भरोसे है। गद्दी पर एक स्त्री जो बैठी है, अगर आपकी जगह कोई पुरुष होता तो वह स्वयं तलवार उठाकर उस भेड़िए को खत्म करने के लिए चला जाता। तुम ठीक कहते हो। भला राजकुमारी क्या जाने वीरता और साहस, इनका काम तो बस श्रृंगार करना है। महाराज ने खुद अपने राज्य को कमजोर कर दिया। राजकुमारी को मंत्रियों की ये बातें बहुत बुरी लगती है। स्वयं को सिद्ध करने के लिए राजकुमारी खुद तलवार लेकर जंगल जाने का निर्णय करती है। यह हुई ना बात। हम लोगों ने जो बात कही थी वो राजकुमारी के दिल पर लगी है। अब वह स्वयं को सिद्ध करने के लिए उस भेड़िए के पास चली जाएंगी। आगे की योजना तो बताने की जरूरत नहीं। जब वो राजमहल से निकल रही होती है तब राजा राजकुमारी से मिलते हैं। बेटी, मैं जानता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें राजा बनाया है तब से हर किसी के मन में प्रश्न है कि भला एक स्त्री कैसे शासन कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यह सिद्ध करके दिखाओगी कि तुम योग्य हो। हाँ पिताजी, मैं सिद्ध करके रहूंगी। राजा बनने के लिए केवल और केवल योग्यता की आवश्यकता होती है, ना कि किसी स्त्री या पुरुष होने की। मैं आज वही योग्यता सिद्ध करने जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं कुछ सैनिकों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। पिताजी, गांव पर एक भयानक भेड़िए ने हमला कर दिया है। मैं उसको समाप्त करूंगी। कुछ मंत्रियों को मेरी योग्यता पर संदेह है, इसीलिए मैं जंगल अकेली ही जाऊंगी। राजा अपनी जादुई अंगूठी निकालकर राजकुमारी को देते हैं। वो राजकुमारी को सीख देते हुए जाने की आज्ञा देते हैं। राजकुमारी तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर एक विशाल भेड़िए पर पड़ती है। आओ आओ महारानी, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं तुम्हें अपना भोजन बनाऊंगा। तुमसे कई जन्मों का बदला लेना है। गुफा में ज्वलते हुए दिए की रोशनी को देखकर राजकुमारी समझ जाती है, जरूर किसी ने षड्यंत्र किया है और राक्षस को फिर से जगा दिया जाता है।
इस गुफा के दिए को मैंने बुझा दिया था ताकि राक्षस की शक्तियाँ समाप्त हो जाए, लेकिन दिया जल रहा है। इसका मतलब ये है किसी मनुष्य का ये षड्यंत्र हो सकता है। मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए। भेड़िया राक्षस राजकुमारी को चुनौती देता है। अगर राजकुमारी स्वयं को शक्तिशाली समझती है तो वो भेड़ियों को खत्म करके दिखाए। मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा आखिर वो कौन है जिसने दिए को जला दिया और ये राक्षस उठ खड़ा हुआ। राजकुमारी ने बहुत बहादुरी से भेड़िए राक्षस का सामना किया। उसने गुफा में जलते हुए दिए को बुझा दिया और भेड़िए को एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया जो उसे किसी भी रूप में बदलने से रोकेगा। सैनिकों, इस भेड़िए को महल तक लेकर चलो, लेकिन पहले मैं राजमहल जाती हूँ। तुम लोग मेरे पीछे इसे लेकर आना। राजकुमारी महल पहुँचती है और राज दरबार में सबसे कहती है, मैं जानती हूँ इस दरबार में कोई ऐसा बैठा है जिसने हमारे राज्य का अहित करने की कोशिश की। भेड़िए ने मुझे बता दिया कि वो गद्दार कौन है। ये सुनकर मंत्रियों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं अब तो उनके पकड़े जाने का समय आ चुका है। हमें इस तरह काम नहीं करना चाहिए था। भेड़िए ने हमारा नाम ले लिया है, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अरे अरे, ऐसे कैसे उसने हमारा नाम ले लिया? उसने हमसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारा नाम सामने नहीं आने देगा। बताओ बेटी, कौन है वो गद्दार जिसने उस राक्षस को फिर से जगाने की कोशिश की है? हम उसे फांसी की सजा देंगे। पिताजी, वो आपके करीबी हैं जिन्होंने राक्षस को जगाया है और वो आपके सामने बैठे हुए हैं। इतना सुनते ही मंत्री ने अपना धैर्य खो दिया। क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कुछ नहीं किया। वह तो उसके कहने पर चला गया था। उसने कहा था कि हम एक स्त्री का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मंत्री, मैंने तुम पर बहुत विश्वास किया था। तुम राजकुमारी की मदद करने के स्थान पर उसे राजगद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, और वो भी इतना गिरा हुआ षड्यंत्र। तुमने राक्षस को फिर से जगाकर पूरे नगर को खतरे में डाल दिया है। सैनिकों, इन दोनों को कैद कर लो। पिताजी, भेड़िए ने किसी का नाम नहीं बताया था, लेकिन मैं जानती थी जिसने उसकी शक्ति के दिए को जलाया है वो जरूर हमारे राज दरबार का है। बेटी, मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। राजकुमारी, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम योग्य हो। तुम्हारा स्त्री होना एक सौभाग्य है, कोई दुर्भाग्य नहीं। इस प्रकार राजकुमारी स्वयं को योग्य सिद्ध करती है और हमेशा के लिए प्रजा की रानी बन जाती है। प्रजा में रानी के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। इस तरह एक दिन माँ की बेटी राज दरबार में अपने राज परिवार और अपने जन्मदाता पिता करण के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। करण को भी एक मंत्री के रूप में सम्मानजनक पद दिया जाता है। अर्नवपुर में शांति और समृद्धि का नया दौर शुरू हो जाता है। राजकुमारी संजना ने न केवल अपने परिवार का बदला लिया, बल्कि एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित राज्य की स्थापना भी की।